विद्यार्थियों, मेरा नाम है पवन द्विवेदी। आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 6 के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आज हम अध्ययन करेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम और फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नियम लेंज के नियम को हम समझेंगे और साथ ही समझेंगे कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है और लास्ट में कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की हम बात करते हैं। तो हमने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में आपने फैराडे के प्रयोगों को समझा था और फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर हमें यह बताया कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच में चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित किया जाता है तो बंद कुंडली में उससे धारा उत्पन्न की जा सकती है। यह हमने देखा। अब इसके आधार पर, उन्हीं 3 प्रयोगों के आधार पर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के 2 नियम हैं। तो सबसे पहले हम एक बार एक एनिमेशन से, सिमुलेशन से ये देख लेते हैं कि किस तरह से फैराडे ने प्रयोग किया और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की एक्चुअल कॉन्सेप्ट को हम रिकॉल कर लेते हैं कि वो कैसे निकली है। तो चलिए हम एनिमेशन को देखते हैं। देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा सेटअप है फैराडे के प्रयोग का। आप जानते हैं मैग्नेट के आसपास फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्षेत्र रेखाएं। तो फैराडे ने क्या बताया हमें कि जब हम इस मैग्नेट के एन ध्रुव को इस कॉइल के पास लाते हैं तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि इससे जुड़ा हुआ बल्ब जलने लगता है, यानी इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। जब मैं इस मैग्नेट को मूव कर रहा हूं तो ये बल्ब जल रहा है और साथ ही इससे जुड़ा हुआ ये जो वोल्टेज बता रहा है, वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर धारा बताएगा, उसका आप डिफ्लेक्शन देखिए। जब मैं एन को यहां ले जाता हूं तो डिफ्लेक्शन इस तरफ होता है, जब वापस लाता हूं तो दूसरी तरफ होता है, यानी धारा की दिशा बदलती है। यदि मैंने मैग्नेट को रोक दिया तो कोई विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती। अब यदि मैं इसकी ध्रुवता को बदल देता हूं, यदि मैं एस को इस तरफ ले आता हूं, इस लूप के, इस कॉइल के सामने, तब देखिए आप डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ जाएगा। पहले ये इस तरफ जा रहा था, एस के आने पर ये डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ जा रहा है और ये बल्ब तब भी जल रहा है। ये देखिए, मैग्नेट का मूवमेंट हम करते हैं तो इसमें कॉइल में विद्युत धारा उत्पन्न होती है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये बंद है कॉइल, ये सर्किट क्लोज है। सर्किट क्लोज है तो इसमें हो क्या रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनकी संख्या में कमी हो रही है या संख्या इनकी बढ़ रही है। कुल मिला के जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को हम चेंज करते हैं, फ्लक्स को बदलना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी है, ये मैग्नेट स्थिर है तो इस कॉइल के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेट के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न करने की जो शर्त क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तित होना चाहिए, इसमें चेंज होना चाहिए, या तो ये कम हो या ज्यादा हो। जितनी तेजी से आप इसको मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी तेजी से बढ़ेगा या घटेगा, जिससे प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। पूरी कहानी ये क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। अब तो आपने एनिमेशन देखा जिसमें आपने फैराडे के प्रयोग को पूरी तरह से समझ लिया और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आपकी समझ में आ गया हुआ। तो पहला नियम उन्हीं प्रयोगों के आधार पर जो निकला, फैराडे ने दिया, उसका स्टेटमेंट क्या है, इसे अपनी कॉपी में भी नोट करिए। जब किसी कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो
उस कुंडली या परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और यदि कुंडली बंद है, सर्किट क्लोज है, तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यदि सर्किट क्लोज नहीं है तो विद्युत वाहक बल अकेला उत्पन्न होता है, और यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। जो धारा हमने अभी बल्ब जलते हुए देखा, वो धारा बहने लगती है, उसको कहते हैं प्रेरित धारा। और खास बात ये कि यह धारा तभी तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जारी रखा जाता है। इस स्टेटमेंट को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो हमने 3 प्रयोग जो फैराडे के देखे थे, उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकला। 3 प्रयोगों में चुंबक को यदि पास लाएं तो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, चुंबक के द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, या दूर ले जाएं, 2 कुंडलियों को रखें पास पास और एक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करें तो फ्लक्स चेंज होता है, तो धारा उत्पन्न होती है। और यदि एक कुंडली में धारा बह रही है और उसके स्विच को हम ऑन और ऑफ करें तो फ्लक्स कम या ज्यादा होता है, उससे भी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये तीनों बातें हमने देखी। तो फैराडे का पहला नियम यही कहता है कि जब तक हम फ्लक्स में परिवर्तन जारी रखेंगे तब तक अस्तित्व रहेगा उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का। फैराडे के प्रयोगों से यह स्पष्ट है कि जब हम चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो कुंडली से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है, फील्ड लाइंस में चेंज होता है। और फील्ड लाइंस में चेंज होने का मतलब क्या? चुंबकीय फ्लक्स कन्वर्ट होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। लेकिन जैसे ही हम आपेक्षिक गति बंद करते हैं, रिलेटिव मोशन को बंद करते हैं, या तो कॉइल मूव करें या मैग्नेट मूव करें, इसको बंद करते हैं तो कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती। तो इसका अर्थ यह है कि प्रेरित धारा तभी तक बहती है जब तक फ्लक्स बदलता है। आपेक्षिक गति से मतलब यह है कि रिलेटिव मोशन हो। अब कॉइल भी मूव कर रही है एक तरफ एक्स अक्ष के डायरेक्शन में, और मैग्नेट भी एक्स अक्ष के डायरेक्शन में मूव कर रही है, और दोनों की वेलोसिटी एक है, तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी, ना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, क्योंकि इसमें फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। मूल शर्त क्या है? चुंबकीय फ्लक्स को बदलना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा वो किसी भी तरीके। चुंबकीय फ्लक्स को हमने पढ़ा phi b = BA cos थीटा। चुंबकीय फ्लक्स को हम 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो हम B को चेंज कर दें, या हम एरिया को चेंज कर दें, कॉइल को श्रिंक कर दें, कॉइल में के एरिया में परिवर्तन हो, या हम उसका एंगल चेंज कर दें। एंगल बदलने से भी चुंबकीय फ्लक्स बदल जाता है, क्योंकि phi = BA cos थीटा। जनरेटर की जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम एंगल ही चेंज करते हैं। एक मैग्नेट के बीच में एक कॉइल मूव करती है, रेक्टेंगुलर कॉइल, और उसमें हम एंगल को चेंज करते हैं, कोण को चेंज करते हैं, और कोण को चेंज करने से फ्लक्स बदलता है, चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, और उसमें धारा उत्पन्न होती है, एसी धारा उत्पन्न होती है। हम आगे इसी चैप्टर में उस पर चर्चा करेंगे। तो ये हुआ फर्स्ट लॉ। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम फैराडे का। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। परिवर्तन की दर अपॉन टी, परिवर्तन की दर टी के सापेक्ष अवकलन। प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई भी कहलाता है और एप्सिलॉन भी कहलाता है। हम ये कह सकते हैं, ये जो हमारी बुक में है एप्सिलॉन जैसा, इसको स्मॉल ई भी कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का संकेत स्मॉल ई भी है। स्मॉल ई = -d∅/dt, यानी फाई का टी के सापेक्ष अवकलन ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। ये दूसरा नियम है। अनुक्रमानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल लगेगा, के की वैल्यू यहां 1 आती है। और ऋण चिन्ह का मतलब हम लेंज के नियम में और डिटेल में समझेंगे। ऋण चिन्ह यहां इसलिए आया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए इसमें ऋणात्मक चिन्ह आता है। अब हम इस दूसरे नियम के आधार पर यही वाला फार्मूला प्रेरित विद्युत वाहक बल का निकालेंगे, क्योंकि प्रश्न ये आता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए एवं द्वितीय नियम के आधार पर प्रेरित विभव बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे निकला? स्टेटमेंट क्या कह रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने ये मान लिया कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी क्षण पे, किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 है। ये हमारा प्रारंभिक हो गया।
और स्मॉल टी सेकंड के बाद ये फ्लक्स क्या हो जाता है, φ2 हो जाता है। तो परिवर्तन की दर निकालना है तो पहले परिवर्तन निकाल लें। तो परिवर्तन कैसे होगा, अंतिम फ्लक्स में से प्रारंभिक फ्लक्स को हम घटा देंगे, तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ जाएगा φ2 माइनस φ1। अब दर निकालना है तो ये टी टाइम है, तो दर निकलेगी तो अपॉन टी, दर यानी बटे समय। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर हो गई φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। नियम क्या कह रहा है, परिवर्तन की दर किसके समानुपाती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के, इंड्यूस्ड ईएमएफ के। इंड्यूस्ड ईएमएफ यदि एप्सिलॉन है या स्मॉल ई है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती है। तो हम लिख देंगे ये जो ई है, ई समानुपाती φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, जब भी हम समानुपाती को हटाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं, यहां माइनस आता है, माइनस के लगता है, और एसआई सिस्टम में इसके का मान 1 होता है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा जो डेरिवेशन है वो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। इसको हम ई ही बोलेंगे, स्मॉल ई भी आप लिख सकते हैं। ऋण चिन्ह हमेशा इसलिए लगाया जाता है, यहां इसलिए आया है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए यहां ऋण चिन्ह आया है। यह हुआ हमारा दूसरा नियम, इससे निकला। अब हम इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं, ये तो एक फार्मूला हो गया। अब यदि हम ये मान लेते हैं कि एवरेज हमको निकालना है, तो डेल्टा टी समय अंतराल में कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई सफिक्स बी है। बी इसलिए लगा दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड में बी लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में ई लिखता है। आप अकेला फाई भी लिख सकते हैं, हम आगे से फाई लिखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ये और ये एक ही चीज है। ये हो गया एवरेज, औसत जो ईएमएफ उसमें इंड्यूस्ड होगा कॉइल में या सर्किट में, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा टी समय अंतराल। यदि हम तात्क्षणिक इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं, यानी एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, बिल्कुल जरा से समय पर बात करते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको कर देते हैं E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये जो समय है डेल्टा टी समय अंतराल बहुत ही कम है, टेंस टू जीरो है। जब ये टेंस टू जीरो है तो E इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। ये है फ्लक्स परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। यह हमारा फ्लक्स का सूत्र है। ध्यान रखिए, ये केवल सिंगल लूप का फार्मूला है, एक फेरे के लिए है, और यदि कॉइल में n फेरे हैं तो सूत्र में क्या हो जाएगा, n का गुणा हो जाएगा। ये तीन फार्मूले इंड्यूस्ड ईएमएफ के हो गए, प्रेरित विद्युत वाहक बल के हो गए। एक ये हो गया, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन टी, और ये E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, या E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये केवल सिंगल लूप के लिए हैं। अब हम यदि n की बात करते हैं कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है, तो कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। इस तरह से आप पूरी कॉइल का इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। यह फैराडे का दूसरा नियम है। अब यदि आपसे पूछा गया है, ये तो ईएमएफ निकला, इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल, यदि परिपथ बंद है, सर्किट क्लोज है, सर्किट क्लोज है तो क्या उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो यदि हमसे कहा गया कि प्रेरित धारा का भी व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास ईएमएफ तो है ही, ओम का नियम आप जानते हैं, V इक्वल्स टू आर आई होता है, तो I इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन आर। यहां ईएमएफ है हमारे पास, तो धारा क्या हो जाएगी, E अपॉन आर। ये जो E है ये एप्सिलॉन जैसा, स्मॉल ई भी आप इसको लिख सकते हैं। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, E अपॉन आर। तो ये जो E है, ये जो फार्मूला है, इसमें हम 1/r का मल्टीप्लाई कर देंगे, R नीचे लिख देंगे, तो I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस एन डी फाई बाई डी टी 1/r। अब आवेश में यदि निकलवाया है, तो मान लीजिए dt सेकंड में कुंडली में प्रेरित आवेश कितना है, Q है, तो Q इक्वल टू क्या होता है, IT। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ा है। धारा को जब आपने पढ़ा था, तब आपने पढ़ा था आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तब I इक्वल टू Q अपॉन T आया था, तो Q इक्वल टू क्या होता है, IT। यहां हमने डेल्टा T समय अंतराल माना है,
dt सेकेंड, तो I dt, तो हमारा I का वैल्यू क्या है, ये है, इसमें dt का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, dt का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे इक्वेशन में माइनस एन डी फाइव बाई डी टी 1/r में dt का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा I इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव बाई आर, ये देखिए इतना बचा। इससे हम ये कह सकते हैं कि कुंडली में जो प्रेरित आवेश होता है, इंड्यूस चार्ज होता है, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता, धारा समय पर निर्भर करती है, विद्युत वाहक बल समय पर निर्भर करता है। जितनी तेजी से आप मूवमेंट करेंगे, जितनी तेजी से रिलेटिव मोशन होगा कॉइल और मैग्नेट के बीच में, उतना प्रेरित विद्युत वाहक बल और उतनी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ये इसका निष्कर्ष है। ये दूसरे नियम का एक्सप्लेनेशन है। तो Q इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव बाई आर, ये हमने दूसरा नियम पढ़ा। अब हम लेंज के नियम की बात करते हैं। देखिए हमें पहला नियम ये बताता है कि किसी कॉइल से संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और बंद है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये बताता है कि इस कंडीशन में जब मूवमेंट हो रहा है, जब रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा नियम हमें ये बताता है कि वो किस पर निर्भर करता है, कितना होगा, E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। दूसरा नियम हमें यह बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा नियम यानी लेंज का नियम हमें यह बताता है कि डायरेक्शन क्या होगा, जो करंट प्रोड्यूस होगी, जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब इस लेंज के नियम को आप इत्मीनान से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए लेंज के नियम का स्टेटमेंट यह है कि किसी भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अवस्था में, प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। बड़ा छोटा सा स्टेटमेंट है, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस प्रकार की होगी कि वह उस कारण का विरोध करेगी जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले दो चीजें आप समझ लीजिए। देखिए जब भी किसी कॉइल में धारा की दिशा, किसी लूप में या किसी कॉइल में धारा का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है, वामावर्त होता है, तो वहां एन ध्रुव का निर्माण होता है। ये देखिए इस कॉइल में यदि इस तरफ धारा बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, ये यदि धारा का डायरेक्शन है तो एन ध्रुव का निर्माण होता है। ये ऐसा और ये ऐसा, एन पोल बनता है। ये अपने दिमाग में बात को बिठा लीजिए। जब किसी लूप में धारा की दिशा वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में होगी तो लूप का वह तल एन ध्रुव की भांति कार्य करता है। दूसरी बात, यदि धारा की दिशा क्लॉकवाइज होती है, ये देखिए एस बनता है। जब किसी लूप में, जब किसी कुंडली में धारा की दिशा क्लॉकवाइज होगी, घड़ी की सुइयों की दिशा में होगी, उसको हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त होगी तो लूप का वह तल एस ध्रुव की तरह कार्य करता है। तो ये बात आप अपने दिमाग में उतार लें, और आपको ये एक्सप्लेन भी मैं कर रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एन पोल बनेगा लूप में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एस पोल बनेगा। इसके बाद आपको लेंज का नियम समझ में आएगा। देखिए लेंज का नियम यह कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की कंडीशन में धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। अब देखिए यदि एक मैग्नेट के एन पोल को हम इस लूप के पास लाते हैं तो इस लूप में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होगी कि वह इसका पास आने का विरोध कर सके। कारण क्या हुआ, इस धारा उत्पन्न होने का कारण क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स में बढ़ोतरी होना, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होना। और यहां पर कारण परिवर्तन कैसे हो रहा है, एन ध्रुव के पास लाने से। तो कारण क्या हुआ, चुंबक के एन ध्रुव का कुंडली के पास लाया जाना। इस कारण का विरोध तब होगा जबकि इस कुंडली का तल एन ध्रुव की तरह कार्य करे, जिसके कारण इसको ये रिपेल कर सके,
वो इसको कम करना चाहता है। यहां एन ध्रुव को पास लाने से फ्लक्स बढ़ रहा है, तो यहां धारा की दिशा इस प्रकार की होगी कि वो फ्लक्स को कम करने की कोशिश करे, और ये कम करने की कोशिश तभी सफल होगी जब ये कुंडली का तल एन ध्रुव की तरह कार्य करे। तो एन ध्रुव के पास आने पर एन ध्रुव की तरह कार्य करेगा, और एन ध्रुव की तरह कब कार्य करता है? जब धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो कारण का विरोध तभी हो सकता है जब कुंडली का तल क्या बन जाएगा? एन ध्रुव बन जाएगा, और एन ध्रुव बनेगा तो धारा की दिशा क्या होगी? वामावर्त होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। कहने का तात्पर्य ये कि जब किसी लूप के पास हम कुंडली के चुंबक के एन ध्रुव को लाते हैं तो उस लूप में धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, क्योंकि वहां समान ध्रुव का निर्माण होगा जब इस कारण का विरोध हो सकेगा। कुल मिला के बात समझ में आई। एन ध्रुव को पास लाएंगे तो कॉइल में धारा की दिशा वामावर्त होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब हम ये देखिए, एन ध्रुव को हम पास ला रहे हैं तो ये एन ध्रुव का ही निर्माण हो रहा है, और एन ध्रुव का निर्माण तब होता है जब एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, अब हम इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि यदि हम अब एन ध्रुव को दूर ले जा रहे हैं, इस चुंबक को हम दूर ले जा रहे हैं, तो फ्लक्स में यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या हो रही है? कमी हो रही है। इस दूर ले जाने का तो भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। प्रेरित धारा उत्पन्न होने का कारण यहां क्या है? चुंबक के एन ध्रुव को दूर ले जाना। अब दूर ले जाने का विरोध कब होगा? जब इनमें अट्रैक्शन हो। अट्रैक्शन कब होगा? जब कॉइल का ये वाला सिरा, ये वाला तल, ये वाला फलक एस ध्रुव की तरह काम करेगा, और एस ध्रुव की तरह काम तभी करेगा जबकि धारा की दिशा क्लॉकवाइज होगी, जब धारा की दिशा दक्षिणावर्त होगी। तो जब हम एन ध्रुव को दूर ले जाते हैं तो कुंडली में धारा की दिशा क्लॉकवाइज होती है। तो इस तरह से लेंज के नियम से हम प्रेरित धारा की दिशा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेंज का नियम क्या? प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। एन ध्रुव को कुंडली के पास लाएंगे तो कुंडली में धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त होगी, और एन ध्रुव को यदि कुंडली से दूर ले जाएंगे तो धारा की दिशा दक्षिणावर्त होगी। अब इसमें ये इस तरह से, जब एन पोल को हम दूर ले जा रहे हैं तो एस ध्रुव का निर्माण होगा, और एस ध्रुव का निर्माण तभी होता है जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा की दिशा होती है। अब हम एक प्रश्न और इसका बहुत महत्वपूर्ण है वो करते हैं। प्रश्न ये आता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, इसे समझाइए। देखिए, अभी हमने लेंज के नियम को पूरी तरह से समझा। वो क्या था कि जब हम उसके एक्सप्लेनेशन को समझा कि जब हम एन ध्रुव को कुंडली के किसी फलक के पास ले जाते हैं तो कुंडली का वह फलक एन ध्रुव की तरह कार्य करने लगता है, क्योंकि रिपल्सन होगा, जिससे समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। और इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को कुंडली के पास लाने में, हम पास लाना चाह रहे हैं, पास लाने में कार्य करना पड़ेगा, कुछ मैकेनिकल वर्क होगा। वही मैकेनिकल वर्क उस कॉइल में विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है, यानी प्रेरित धारा के रूप में उत्पन्न होता है। ये हमने अभी उदाहरण भी देखा था। तो जब एन ध्रुव को लाएंगे तो कुंडली का तल एन ध्रुव बनेगा, एन ध्रुव के कारण प्रतिकर्षण होगा, तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जितना हम इस मैग्नेट को पास लाने में काम करेंगे वही इसमें धारा के रूप में उत्पन्न होता है। इसी तरह से जब हम कुंडली के एन ध्रुव को, चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के किसी फलक से दूर ले जाते हैं तो कुंडली का वो फलक हमने देखा किस तरह काम करता है? एस ध्रुव की तरह काम करता है। ये वाला फलक एस ध्रुव की तरह काम करता है। इस तरह से धारा बहती है तो एस ध्रुव का काम करता है। अब असमान ध्रुव होगा, ये एन ध्रुव है और कुंडली का ये तल एस ध्रुव है, और असमान ध्रुवों में क्या काम करेगा? आकर्षण बल कार्य करेगा। और इस आकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना है? इस फ्लक्स को चेंज करने के लिए इस मैग्नेट को दूर ले जाना है। तो दूर ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है, वही प्रेरित धारा के रूप में उत्पन्न होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्य है मैग्नेट को मूव करने में, मैग्नेट को पास लाने में कॉइल के, या मैग्नेट को दूर ले जाने में जितना कार्य किया जाता है, इसके अलावा कॉइल को भी हम मूव कर सकते हैं। मैग्नेट को नहीं कर रहे हैं तो कॉइल को मूव कर सकते हैं। कॉइल को मूव करने में जितना वर्क किया जाता है, जितना मैकेनिकल वर्क होता है, जितना कार्य होता है, वही विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब यह है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है।
इस प्रकार लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक अंकित प्रश्न करेंगे। वो ये है कि एक लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल्स टू 60 स्क्वायर प्लस 70 प्लस 1 है, जहां फाई का मान मिली वेबर में है, टी का मान सेकंड में है। तो टी बराबर 2 सेकंड में लूप से कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। देखिए फाई हमको ये दिया है 60 स्क्वायर प्लस 70 प्लस 1। टाइम का फंक्शन है, ये इंस्टेंट ऑफ टाइम में पूछा हुआ है, तो हमें इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए क्या करना पड़ता है, फार्मूला हमने पढ़ा है दूसरा नियम फैराडे का, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या है, फाई का टी के सापेक्ष अवकलन, ये फ्लक्स परिवर्तन की दर है। तो फाई हमको ये दिया है इस इक्वेशन के रूप में, हम इसका टी के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू रखी 60 स्क्वायर प्लस 70 प्लस 1। अब आप अवकलन करना जानते हैं, अवकलन होता है जैसे x की पावर n का अवकलन करते हैं तो nx n माइनस 1। तो इसका अवकलन करेंगे 60 स्क्वायर का, तो 2 का क्या होगा, आगे गुणा हो जाएगा। तो 2 6 12 और 2 में से एक घात घट गई तो 12, और 70 का अवकलन क्या होगा, 7 होगा, और 1 का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। आपको ये पता है ना, d बाई डी एक्स xn x की पावर n बराबर फार्मूला होता है n x n माइनस 1, पावर में n माइनस 1। ये अवकलन है, दो तरह के गणित हैं, समाकलन और अवकलन। और तो अवकलन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में इस n पावर को हम क्या करते हैं, आगे ले आते हैं, और इसमें से एक घट जाता है। तो ये 2 आगे आया तो 2 6 12 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, और 70 का क्या होगा, यहां 1 आगे आएगा, 1 माइनस 1 0, टी की पावर 0 माने 1 यानी 7 माइनस 12t प्लस 7। अब पूछा क्या है, t बराबर 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड हम यहां मान रख देंगे t का, तो 12, तो ये 2 आ गया, ये 12 दूनी 24 हो गया, 24 और 7 31। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 31 माइनस 31 मिली वोल्ट। माइनस वो दिशा के लिए है, आप यदि परिमाण अकेला कहेंगे तो ये क्या आएगा, 31 मिली वोल्ट आएगा। तो इस तरह से हमने फैराडे के दूसरे नियम से ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल लिया। इस तरह के न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने फैराडे के दूसरे नियम का, दोनों नियमों का अध्ययन किया। अब आपके अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, इनको आपको करना है। पहला, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम लिखिए। दूसरा, फैराडे का द्वितीय नियम लिखिए, इसके आधार पर प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। लेंज का नियम लिखिए एवं इसकी व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। और लास्ट एक न्यूमेरिकल है, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.01 सेकंड में 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वेबर से घटकर 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वेबर रह जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिएगा। इन प्रश्नों को आप करिए, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में इनमें से जो भी प्रश्न आपको समझना है उनसे समझिएगा, और घर पर रहकर हमारा घर हमारा विद्यालय की समय सारणी के आधार पर अध्ययन करिएगा। थैंक यू वेरी मच।